जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 3 नवंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। आपको बता दें, प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी होती है, प्लस साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको गाइड करते हैं, प्लस आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे कोर्सेज हर साल अपडेट होते हैं यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोर्स बनाया और वो सालों साल चल रहा है, हर साल कोर्स अपडेट होता है। आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मटेरियल दिया जा रहा है उसको बस पढ़िए। तो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के कोर्सेज नहीं है, ये है सिलेक्शन की तैयारी। तो आज ही ज्वाइन करो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके डिस्काउंट्स वगैरह के बारे में पूछ लो। और अगर आप बताओगे रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये सिल्वर जनरेशन क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, देखते हैं किसको पता है अभी के अभी मेरे बताने से पहले। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो मैं आपको हर एक टॉपिक का पहले सबसे पहले एक आइडिया देता हूं कि हर एक टॉपिक में क्या है, जिससे कि हर एक टॉपिक को पढ़ने में आगे चल के मजा आएगा। गाइस देखो, आप जैसे जानते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है, जो युवा पॉपुलेशन थी, अब वो धीरे धीरे करके बुजुर्ग होगी ना। तो जैसे कि हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, अब ये सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग पॉपुलेशन में भी कन्वर्ट होगी आगे चल के, अगर हमने टी आर एफ को मेंटेन नहीं किया, टोटल रिप्लेसमेंट रेट, राइट। टोटल रिप्लेसमेंट रेट है ना, जिसको हम लोग टी आर आर जो है बोलते हैं, है ना, टोटल रिप्लेसमेंट रेट। तो ये जो होता है, ये बेसिकली प्रजनन दर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें जो है वो क्या रहता है, जिसको हम लोग जो है वो 2.1 जो है वो सबसे बेहतरीन जो है वो मानते हैं एक रेट को, जो आपको हमेशा याद रखना है कि ये पॉपुलेशन को स्टेबल रखने का रेट होती है। बट अभी हमारे यहां पर 1.9 और 2.0 के बीच में टोटल रिप्लेसमेंट रेट जो है वो बताया जा रहा है, जो कि अगेन एक चिंता वाली बात है, बट फिर भी हम करीब है उसके। बट फिर भी हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान तो रखना ही है ना, कितने ज्यादा मात्रा में आगे चल के जो बुजुर्ग होने वाले हैं, जैसे कि हम लोग हैं वो आगे चल के बुजुर्ग होंगे, मैं जो हूं वो आगे चल के बुजुर्ग होऊंगा, आप जो है वो आगे चल के बुजुर्ग होंगे, राइट। तो अब बुजुर्ग वाली जो पॉपुलेशन है, ओल्ड एज वाली जो पॉपुलेशन है, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाती है, क्योंकि वो अर्निंग तो कर नहीं रहे। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो उन पॉपुलेशन को जो है वो वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए होता है, राइट, कि उनको कल्याणकारी जो सर्विसेज हैं, सेवाएं जो है उनको प्रदान करनी है, स्पेशली उन लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर है ना। तो उनको तो मेडिकल सर्विसेज हुई, है ना, और भी काफी सारी सर्विसेज हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए स्पेशल बनाना पड़ता है, जिससे कि उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े पब्लिक प्लेसेस में। यस, कम ऑन, यस और नो, यस। तो सरकार का बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो अभी से हमें प्लानिंग करना जरूरी है। तो उसी से रिलेट काफी अच्छा ये आर्टिकल है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बेसिकली देखो लिखा हुआ अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग पर हम लोग को टारगेट करना है भाई। इंडिया टारगेट कर रही है कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए, नया टारगेट। अभी आगे चल के लिख लेना, लिखवा दूंगा। और सिटीज जो होते हैं वो ग्रोथ इंजन होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार सिटीज में होता है, लोग सबसे ज्यादा बसे हुए हैं सिटीज के अंदर, है ना। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में जो है वो रहेगी आगे चल के, क्योंकि आप देख रहे हो कि विलेजेस से लोग जो है वो सिटीज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। कम ऑन, यस और नो। तो जब सिटीज के ऊपर बर्डन बन रहा है तो हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो काम करना पड़ेगा ना, उसके डेवलपमेंट पर भी काम करना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड ये अच्छा आर्टिकल है, सुनने वाला, मेंस में लिखने वाला। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, वो 8th सेंट्रल पे कमीशन का टॉपिक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। यूनियन कैबिनेट ने 8वां सेंट्रल पे कमीशन अप्रूव कर दिया है, जिसका काम होगा सेंट्रल एम्प्लॉइज के पे, अलाउंसेस और पेंशन स्ट्रक्चर को रिव्यू करना। इसके चेयरपर्सन का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दो। अभी कभी सर्च करो कि 8th सेंटर पे कमीशन के चेयरपर्सन का नाम क्या है, और अभी कभी वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। और जो टास्क देता हूं गुरु, तुरंत कर लिया करो सभी लोग, और लाइक का बटन जरूर हिट किया करो प्लीज। उससे जो है वो हमारा लेक्चर भी जो है वो यूट्यूब में प्रमोट जो है वो होगा। आपको तो सिर्फ एक बटन ही दबाना है, और कुछ नहीं, बस इतना कर दो बस। नेक्स्ट, ब्राजील के साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है अमेजॉन फेस। फेस मतलब फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट प्रोजेक्ट।
तो ये एक क्लाइमेट टाइम मशीन जो फ्यूचर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के इंपैक्ट को अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पर टेस्ट करेगी। तो ये अमेजॉन फेस जो प्रोजेक्ट है ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने करीब 40,000 के आसपास का एक 40,000 करोड़ के आसपास का एक बजट जो है वो अप्रूव किया है और ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स के लिए है ना। और ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंडर जो है वो आ रहा है, जिसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इससे किसानों को अफोर्डेबल फर्टिलाइजर जो है वो मिलते हैं, जैसे कि डीएपी, एमओपी, एनपीके, है ना। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि मिट्टी की हेल्थ को जो है वो इंश्योर रखना और बैलेंस न्यूट्रिएंट यूज करना, क्योंकि ज्यादा आप फर्टिलाइजर्स वगैरह भी डालोगे तो क्रॉप जो है वो खराब हो जाएगा ना। तो दिस इज द पॉइंट। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये वाला आर्टिकल होने वाला है, तो इसको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। बेहतरीन, अब ध्यान से सुनो हर एक चीज को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। सबसे पहले वाला तो इंडिया की डेमोग्राफिक शिफ्ट एक क्रूशियल स्टेज पर आ चुकी है। आप जानते हैं हमारी जो सिल्वर जनरेशन है, यानी सीनियर सिटीजन 60 इयर्स एंड अबव, इनको बोलते हैं सिल्वर जनरेशन, चाहो तो लिख लो। अब इंडिया की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है वो रैपिडली चेंज हो रही है, आप सभी को पता है। आपको पता है कि ये आंकड़े लिख लो, 2011 में हमारे पास लगभग 10 करोड़ बुजुर्ग लोग थे और 2036 तक ये नंबर बढ़कर 23 करोड़ जो है वो हो जाएगा, 230 मिलियन। लिख लो, एस्टीमेट है कि लगभग 15% पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर 2036 तक जो है वो बुजुर्ग होने वाली है। और 2036 मतलब भैया 10 साल ही है अपने पास, और क्या है। तो इन 10 साल की प्लानिंग हम लोग को अभी स्ट्रिक्टली करनी जरूरी है। 15% पॉपुलेशन मतलब 15% लोग जो है वो पूरे देश के डिपेंडेंट रहेंगे, तो उनका ख्याल तो हमारी देश की सरकार को रखना पड़ेगा ना, देश को रखना पड़ेगा। आप लोग आगे चल के उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे। साउथ इंडियन स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ऑलरेडी यहां पर हायर एल्डरली पॉपुलेशन है। क्यों पर साउथ इंडियन स्टेट्स पे क्यों, सदर्न स्टेट्स पे क्यों, इवन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो क्यों? इसका आंसर आप बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। सिविल सर्विसेज का एग्जाम इज ऑल अबाउट दिमाग लगाना है। नेक्स्ट, अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी होती है सीनियर सिटीजन्स के कल्याण के लिए? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के कल्याण का, वेलफेयर का काम करती है। पॉलिसी सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाती है, इंप्लीमेंट करती है, प्रोग्राम्स लाती है, इंप्लीमेंट करती है, फ्रेमवर्क्स लेकर आती है, इंप्लीमेंट करती है, जैसे कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन्स एक्ट 2007, और फिर उसका 2019 में अमेंडमेंट हुआ है ना। तो ये सब चीजें। अब आइए, तो इंडिया की जो बुजुर्ग पॉपुलेशन जो है गाइस, वो एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। चैलेंज इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल, मेडिकल, सोशल सपोर्ट सिस्टम पे प्रेशर बनता है। आपको सभी को पता है कि भाई बुजुर्ग जो सिटीजन है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। मेडिकल सर्विसेज उनको जरूरत रहती है, उसकी सोशल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। बट पता है आज की डेट की युवा पॉपुलेशन बिल्कुल भी सीनियर सिटीजन्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। इसी में आप एक पॉइंट और अलग से दिमाग में रख सकते हैं कि हमें एथिकल वैल्यूज पर भी काम करना जरूरी है, जो इस आर्टिकल में नहीं लिखा है। यस, आप भी इस चीज को गंभीरता से समझते होंगे कि आज की डेट में जो हमारी जो यंग एज पॉपुलेशन जो होती जा रही है, जेनजी, तो ये लोग जो है वो बिल्कुल ही सिर्फ इतने सेल्फिश बोल लो आप, या इतने ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके बाजू वाले कमरे में कौन, उनके घर के बुजुर्ग जो है वो किस तकलीफ में रह रहे हैं। उनको तो सिर्फ हेडफोन लगा के मस्ती करने में पूरा दिन रहता है उनका। तो हमें अपने कल्चर को भी रिवाइव करना है, तो उसमें देखो कल्चर भी इंक्लूड करो। आपका एक मेंस का आंसर जो अच्छा होता है ना, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये 4 चीजें जो आपके मेंस के हर एक, आप देखेंगे मेंस में करीब 4 से 5 बार आपको ये चीज जो है वो नजर आएगी, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आपके कोई भी मेंस का आंसर जब आप लिखो तो ये 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखोगे तो मजा आ जाएगा कि सोशल पर्सपेक्टिव भी उसमें डालो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी उसमें डालो, कल्चरल पर्सपेक्टिव भी डालो और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी डालो, तब बनता है एक अच्छा आंसर। तो ये इतनी बड़ी हिंट दी हुई है मेंस के क्वेश्चन में, मतलब सिलेबस में इतनी बड़ी हिंट है, बट फिर भी इस हिंट का यूज लोग मेंस के आंसर में करते नहीं, और जो करते हैं फिर उनका सिलेक्शन होता है, फिर जिनका नहीं होता वो रोते रहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप उस अप्रोच से काम नहीं कर रहे हो ना। तो ये अप्रोच, ये ध्यान में रखो, इसलिए बोलता हूं मेरे लेक्चर्स रेगुलरली फॉलो किया करो।
आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं। अब तो मैंने आपको चैलेंज बता दिया कि भैया ये सब देखो कितने ज्यादा चैलेंजेस है हमारी कंट्री के अंदर बुजुर्गों को लेकर, बट अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि हम सिल्वर इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं, जहां बुजुर्ग लोग जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें और हमें एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल, कि बोल सकते हैं कि भाई हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि भाई आगे चल के हम बोल सकें कि हमारी कंट्री के अंदर तो भैया कोई बुजुर्ग फ्री बैठा नहीं है घर में, फ्री बैठकर जो है अपने घर में जो है वो पोता पोतियों को जो है वो भूत की कहानियां नहीं सुना रहा है। हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो काम करते हैं भैया, उनके लिए हमने अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रखा हुआ है, स्पेशली फॉर ओल्ड एज पीपल। उनको एंगेज करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है गुरु। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बड़ी है, क्योंकि बेटर न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर जो है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इसके साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल इंक्लूजन के न्यू मॉडल्स की जरूरत है हमें। भाई हमने हेल्थ पर न्यूट्रिशन पर तो काम किया और कर भी रहे हैं, बट अब हम लोग को जॉब्स पर भी काम करना पड़ेगा, इकोनॉमी पर भी काम करना पड़ेगा, है ना, तभी तो फिर ओवरऑल एक अप्रोच जो है वो हम बना पाएंगे। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। ये बोलता है कि गवर्नमेंट को ओल्ड एज और डिसेबिलिटी में सिटीजन्स को सपोर्ट देना है। दिस मेक्स इट अ मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। तो सरकार का जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है प्लस मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, राइट, कि सरकार को ही जो है वो बुजुर्ग लोगों को सर्व करना है बेटर तरीके से। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, आइए। तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट 2020, बुजुर्ग लोग की पॉपुलेशन 2036 तक मैंने आपको बताया 230 मिलियन और 2050 तक 319 मिलियन हो जाएगी। लिख लीजिए, लाजी 2021 की रिपोर्ट ने यह हाईलाइट किया कि बुजुर्ग लोग 12% टोटल पॉपुलेशन का होने वाले हैं और हर साल 3% बुजुर्ग लोग जो है वो ऐड होंगे हमारी कंट्री में। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो 1065 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं, 58% एल्डरली वुमेन और 54% उनमें से जो है वो विडो हैं। और केरल के अंदर 23% बुजुर्ग लोग हो जाएंगे 2036 तक। उत्तर प्रदेश में फास्टेस्ट ग्रोथ है, 7% से लेकर 12% की उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रोथ जो है वो बताई जा रही है। तो ये एग्जैक्टली पूरे आंकड़े लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ आंकड़े लिख सकते हो, जैसे ये वाला आंकड़ा लिख लो, लाजी का बस ये वाला आंकड़ा लिख लो, दैट्स इट, बाकी उतना नहीं। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो भैया हेल्थ का है ना। तो हमें बुजुर्ग लोगों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, गैरिएट्रिक बोलते हैं इसको, है ना, जेरिएट्रिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बुजुर्ग लोगों की देखरेख करता है बहुत ही खराब है। मेंटल हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड है। क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डेमनेशिया, डायबिटीज बढ़ती जा रही हैं लोगों में, सुन रहे होगे आप इन सब डिजीज के बारे में। गांव क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बहुत बड़ा गैप है। अभी भी हमारे पास में बुजुर्ग फ्रेंडली, एल्डरली फ्रेंडली हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है, उस पर काम करना जरूरी है। एक बुजुर्ग आदमी जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बट हम लोग जो है वो अपना हाइपर खो रहे हैं, हम बोलते रहते हैं बुड्ढा सटिया आ गया है। कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है? बट होते हैं कुछ कुछ, मैं क्या बोलूं यार, होते हैं, बट ठीक है, हमें उनको प्यार से डील करना है, ये समझने के लिए कि ठीक है यार उनकी एज है भाई, कई बार सुनाई नहीं देता। मेरी नानी है, उनको कई बार सुनाई नहीं देता, तो मैं क्या मस्ती करता रहता हूँ, कभी कभी उनके साथ फन करना चाहिए यार, उनको भी खुशी मिलती है। कई बार मैं बिना कुछ बोले ऐसे बस लिप्स हिलाता रहता हूँ, वो मुझे ऐसे घूर के देखते हैं कि साला मेरे को बिल्कुल ही बंद हो गया कि सुनाई देना। ये जिंदगी है भाई, अपनी फैमिली के साथ मस्ती करो, मजे करो, क्यों चिड़चिड़ापन लेकर रहना, क्या मतलब। हमारे यहाँ पे पेंशन बहुत कम है बुजुर्गों की, इन्हीं सब चीजों पे तो आप लोग काम करोगे। साले कुछ करप्टेड अधिकारी पेंशन खा भी जाते हैं बुजुर्गों की, कुछ मिडिलमैन खा जाते हैं, कुछ घर वाले ही हैं, खुद तो साले काम नहीं कर रहे हैं, अधेड़ उम्र के हो गए हैं। मैं भी देखता हूँ कुछ लोगों को अपनी माँ बाप की पेंशन के ऊपर आज भी पल रहे हैं, ऐसे लोगों पे मुझे गुस्सा आती है। तो पेंशन नहीं रहेगी फिर तुम क्या करोगे, फिर तो और बर्डन बढ़ रहे हो। प्रोडक्टिव रहना इंसान को बहुत जरूरी है। मैं आपको जेन्युइनली अपनी बात बताऊं, मैं तो इतनी तकलीफों से गुजरा भी हूं अपनी लाइफ में, पेन और ये सब चीजों से,
थैंक गॉड कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट जो है वो दिया हर चीज में, और देते ही हैं, और सभी के पेरेंट्स देते हैं, नो डाउट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने 12th क्लास अपनी कंप्लीट करी थी, उसके बाद फैसला ले लिया था कि अब मैं अपने खर्चे जो होंगे जितने भी अनाप शनाप खर्चे, तो वो मैं खुद से उठाऊंगा अब। और मैं उस पर मैंने काम किया। मतलब जैसे कि जो मुझे खुद अपने लिए कुछ चीज करनी है, कहीं घूमने जाना है, तो उसको खुद से भाई फंड किया मैंने। भाई मैंने कॉल सेंटर पे भी काम किया, रियल एस्टेट पे भी काम किया, कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट्स आए थे गूगल के, उस पर भी काम किया, बहुत सारी जगहों पे मैंने काम किया यार। पॉलिटिक्स में भी था मैं, फिर एजुकेशन में भी काम चला मेरा, बैंकिंग इंडस्ट्री में अब काम जो है वो मेरा शुरू हुआ है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ समय से काम कर रहा हूं। तो अलग अलग एरियाज पे काम करते रहना चाहिए इंसान को। तो थॉट प्रोसेस अपनी बिल्कुल रखो, और आपको तो सिर्फ कुछ नहीं करना, पढ़ाई करनी है, आपके लिए सबसे इजी जॉब है। इसको जॉब की तरह लो, इसको पढ़ाई की तरह मत लो। ये सोचो ना कि मैं जॉब कर रहा हूं भाई, इसकी पेमेंट मुझे मिलेगी 2 साल बाद। और पेमेंट क्या, बम फटेगा। पेमेंट नहीं होती है भैया इसकी, बक्से होते हैं बक्से। हवेली होती है, हवेली मिलेगी आपको। कलेक्टर के घर में जाके देखना किसी दिन, कलेक्टर छोड़ो, किसी एसडीएम के घर भी छोड़ो, आप तो पीएससी क्वालिफाइड जो लोअर रैंक के भी जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, एक बार जो उनको सरकारी फ्लैट अलॉट किया जाता है, एक बार जानना उस पर। भाई है तो सरकार की तरफ से ही ना, उसमें कोई अलग से पैसा तो देना नहीं पड़ रहा, आपकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा। हाँ, तो अब मैं क्या बता रहा था, तो यही कहानी है पेंशन की कवरेज का। मैं दूसरा, ज्वाइंट फैमिली ब्रेकडाउन हो गई आज की डेट में, लोग जो है वो अकेले अकेले रहते हैं, ज्वाइंट फैमिलीज में नहीं रहते, बुजुर्ग माँ बाप को अलग कर देते हैं। हेल्थ की कॉस्ट इंक्रीज हो गई भैया आजकल, इसलिए बोलता हूं इंश्योरेंस करा के रखो गुरु। सरकार ने तो चलो ठीक है, एल्डरली पीपल के लिए तो अब वही कर दिया है, कितने साल की उम्र के लिए आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो है वो कोई भी कैपिंग नहीं है। आपको पता है ये वाली बात, पता है कि नहीं पता, पहले तो ये दिमाग में रखो। आयुष्मान भारत स्कीम सभी को पता है ना। और क्या आपको पता है एक चीज उसमें, कि सीनियर सिटीजन जो है हमारी कंट्री के, उन वो ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएंगे एक पर्टिकुलर एज के बाद, भले उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो आयुष्मान भारत अकॉर्डिंग के थ्रू ना हो, ऑटोमेटिकली आयुष्मान भारत स्कीम में वो एनरोल हो जाएंगे अगर उनकी एक पर्टिकुलर एज है। तो वो एज कौन सी, एज कौन सी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो सोशल आइसोलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी नहीं है ना, ई हेल्थ, ऑनलाइन बैंकिंग, इसका एक्सेस नहीं कर पाते। मेरी नानी खुद है, उनके पास कोई मैसेज आ जाता है तो बोलती है कि मेरे बैंक से पेंशन का पैसा निकल रहा है। मैं भी मजे लेता हूँ कि अरे आप तो बर्बाद हो गए, अब तो कुछ नहीं बचा आपके अकाउंट में, बेचारी घबरा जाती हैं। पर फिर भी समझाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा मजा आता है जब घर के अंदर माहौल थोड़ा सा ऐसा हेल्दी रहे तो अच्छा लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अर्बन स्पेसेस एल्डरली फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, लोग ऐसे भगे जा रहे हैं, सामने कोई बुजुर्ग गाड़ी भी चलाता रहता है, इवन कार भी है, तो उसके पीछे लगे रहते हैं लोग गाड़ी वाड़ी में, पी 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 पी। अरे वो डर रहा है बेचारा यार, वो तेजी में नहीं काट सकता जितनी तुम तेजी में गाड़ी जजमेंट के थ्रू काट काट सकते हो। जब एज बढ़ेगी तुम्हारी तब तुम्हें समझ में आएगी कि हाँ यार सही थी ये। अब एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक बुजुर्ग अंकल निकल रहे थे, पूरी स्पेस खाली थी यहां से वहां तक। अब मुझे पता है कि वो इस तरफ गाड़ी चला रहे हैं कार, तो वहां पे उनको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, उनको बताने लगा, अंकल निकालो निकालो, कोई दिक्कत नहीं अंकल, कोई दिक्कत नहीं। तो बेचारे डर रहे थे कि साला लड़का मुझे फंसा ना दे। तो वो कहानी है। तो फिर उन्होंने निकाला, फिर थैंक यू बोला। तो भाई ये होता है, अगर आप देख रहे हो सामने बुजुर्ग चल रहा है, लोग बुजुर्ग को जो है वो उससे क्रॉस करते हैं, बुजुर्ग को ऐसे गुस्से में देखते हैं, और फिर आप गाड़ी में बैठ के अपने दोस्तों से बात करते होंगे कि बुड्ढो को घर में रहना चाहिए ना, क्यों गाड़ी में चला रहे हैं। ये तुम्हें हक किसने दिया ऐसे बोलने का, पहली चीज तो दिस इज द गेम गाइस, ये बस पॉइंट ध्यान में रखो। 1 2 3 4 5 हो गया मेंस का आंसर एक। और क्या चाहिए आपको, अब ये जो चीज है ये लिख लो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट सीनियर सिटीजन के लिए। देखो एक ही जगह पर पूरे इनिशिएटिव्स बता दिए हैं आपको। अटल पेंशन योजना लिखो, और डिटेल में पढ़ना है जिसके बारे में, है ना, यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो ठीक है, कट द क्रैप, आपको डिटेल में अटल पेंशन योजना पढ़ो। 1,000 से 5,000 रुपए प्रति माह गारंटीड पेंशन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए दी जाती है। 8.27 करोड़ के एनरोलमेंट ऑलरेडी इसमें है। नेक्स्ट, अटल वायो अभ्युदय योजना, ये अम्ब्रेला स्कीम है,
सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करने के लिए, अच्छा एनवायरमेंट बनाने के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, 696 ओल्ड एज होम्स और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स ये लेकर आती है। राष्ट्रीय व्योश्री योजना, असिस्टिव डिवाइसेस जो होती है, जैसे किसी को सुनाई नहीं दे रहा, हियरिंग एड की डिवाइस। डेंचर्स, क्या होता है ये डेंचर्स, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। व्हील चेयर वगैरह, ये सब सर्विसेज दे देती है सरकार। फिर इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, तो वही है बुजुर्ग लोगों के लिए, जो मैंने आपको बताया ना, जेरियाट्रिक केयर, जेरियाट्रिक वार्ड सेवाएं। तो जेरियाट्रिक, ये टर्म भी ध्यान में रखो, आपसे यूज करना शुरू करो रेगुलर बेसिस पर ये टर्म। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो आज सभी के आप नोट्स बनाएंगे डिटेल में, अलग से सर्च कर करके, कितनी है, बहुत सारी, 12 है, बहुत बढ़िया। ये पूरी देखो स्कीम का टॉपिक एक ही जगह पे आपका क्लियर हो गया। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, 200 रुपए 60 से लेकर 69 ईयर्स तक और 500 रुपए 80 साल से ऊपर के सिटीजन्स को जो है वो देने की स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, बेनिफिट प्रोवाइड कराने की स्कीम है। ऐसे ही हम लोग को एक सेज पोर्टल देखने को मिलता है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल। फिर एक और वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, सैक्रेड पोर्टल, सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल। तो ये डिजिटल जॉब्स जो है वो प्रोवाइड कराती है सीनियर सिटीजन्स के लिए। एल्डरली हेल्पलाइन 14567 वायर, ये भी लिखिए, काउंसलिंग प्रोवाइड कराती है। जेरियाट्रिक केयर गिविंग ट्रेनिंग 36,000 के आसपास केयर गिवर्स को ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से आपको बुजुर्गों को डील करना है। आयुष्मान भारत स्कीम तो आप जानते हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको एक्सपेंड जो है वो कर दिया था 70+ ईयर्स। ये वाला आंसर मैंने आपको जो है बताया था, 70+ ईयर्स है ना, क्वेश्चन पूछा था, जानबूझ के 8 डाला मैंने कि फट से आप लिख दो 80 है? क्या समझते हो कि मैं आपके दिमाग को नहीं पढ़ रहा? जिसको पता है एग्जैक्टली वो जानता है भाई, यही चीज होती है, यही तरीके होते हैं। सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड, अनक्लेम्ड सेविंग फॉर एल्डरली स्कीम, तो ये भी एक चीज होती है। ये जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं ना सेविंग अकाउंट में, इंश्योरेंस स्कीम में, जिस पर कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो उसका उपयोग ये करते हैं कि बुजुर्गों की सेवाओं के लिए। कितनी अच्छी चीज, और बुजुर्गों का आशीर्वाद बोलते हैं कि बहुत जरूरी होता है और सही होता है, तो ये सही भी है भाई, तो हमेशा लेना चाहिए, हमेशा हेल्प करनी चाहिए। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, तो आपको अभी से वो माइंडसेट क्रिएट करना है। अब देखो ये कुछ बिल वगैरह के बारे में जो है वो सुन लो, कानून के बारे में। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 प्लस इसका अमेंडमेंट बिल आया था 2019 का। पहले तो भैया ये है लीगल ड्यूटी बच्चों की और पेरेंट्स के वारिस की लीगल ड्यूटी है। भाई ये कानून ये कहता है कि भाई आपके अगर पेरेंट्स बुजुर्ग हो गए हैं तो आपको उनका ध्यान रखना है, उनका मेंटेनेंस आपको करना है, तो ये लीगल ड्यूटी है, याद रखिएगा पहला पॉइंट। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने से इनकार करे तो आपको अब दिमाग में ये चीज रखनी कि भाई ये कानून है, उस कानून के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अगर नहीं करोगे तो। ये लीगल ड्यूटी है ना। इवन जो स्टेप बच्चे जो होते हैं या फिर अडॉप्ट किए गए बच्चे होते हैं उन पर भी ये लागू होता है। इसमें इसके अंदर 10,000 रुपए का कैप जो है वो रिमूव कर दिया, जिससे कि ट्राइब्यूनल जो है वो एक पर्याप्त सपोर्ट जो है वो फिक्स कर सके। पहले ये था कि हाँ भाई 10,000 रुपए तक का मेंटेनेंस जो है वो आपको अपने पेरेंट्स को देना है, बट इस कैप को रिमूव कर दिया है कि भाई जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पर्याप्त मिले। फिर उनको आपको जो है वो दिखवाना है हॉस्पिटल्स वगैरह में, गैरियाट्रिक केयर जरूरी है, और स्पेशल पुलिस यूनिट भी इसके लिए बनाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऐसे ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है एक गाइडलाइन जारी की गई, मॉडल गाइडलाइंस फॉर रिटायरमेंट होम्स। ये बेसिकली एज फ्रेंडली हाउसिंग को इंकरेज करती है। फिर एक हम लोग को नैतिक पाटम, तो ये पहल 2025 की है, फैमिली गेम इनिशिएटिव फॉर मॉरल वैल्यूज एंड इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग। एक फैमिली गेम लॉन्च किया गया है जिससे कि आपस में बॉन्डिंग जो है वो बेहतर बने पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो ये चीज लिख लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर भैया टेक्नोलॉजी का रोल भी काफी अच्छा है। अगर हम बात करें ई संजीवनी की,
ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, दूर दराज के एरिया में कंसल्टेशन की, रिमोट कंसल्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कराती है। वियरेबल डिवाइस जो है वो स्मार्ट होम्स और स्मार्ट होम्स है ना, वियरेबल डिवाइस एंड स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, सेफ्टी पर ध्यान जो है वो देती है। वियरेबल डिवाइस तो आज की डेट में जरूरी है ही, लोकेशन ट्रैक करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी रहती हैं। इंश्योर करो कि मेडिसिन अवेलेबल जो है वो रहे घर पे ही सीनियर्स के लिए। नेक्स्ट, सिंगल विंडो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया डिजिटल लिटरेसी के लिए, तो ये सब चीजें भी हैं। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके हमें और इनोवेशन लाना पड़ेगा, इंश्योरेंस पर फोकस करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में बुजुर्गों के लिए और स्पेस डेवलप करनी पड़ेगी, पर्याप्त स्पेस, पेंशन कवरेज को ब्रॉड करो, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पर भी टारगेट करो, ट्रेन करो सीनियर्स को ई सर्विसेज और टेलीमेडिसिन के लिए, इंकरेज करो इंटर जनरेशनल इंटरेक्शन स्कूल्स और लोकल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में जो है वो लिखा हुआ है कि बुजुर्गों के वेलफेयर के बारे में, कि स्टेट का काम है बुजुर्गों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, बताइए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली पूरी चीज आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, अब एक चीज है जो आप थोड़ा सा लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का विजन है विकसित भारत 2047 का, आपको ऑलरेडी पता है इस चीज के बारे में। अब हम यहां पर एक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का गोल रख रहे हैं। तो हम 2047 तक कितनी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे अपनी? $30 ट्रिलियन की। और इस सपने को पूरा करने में सिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि ये इंजन्स हैं ग्रोथ के, क्लाइमेट एक्शंस के, रेजिलियंस के। और एस्टिमेशन के मुताबिक 2047 तक इंडिया की आधी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी, और ये एरियाज नेशनल जीडीपी का 75% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वाला फैक्ट भी लिख लेना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी आज की डेट में सिटीज रेडी हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? हर जगह तो आपको स्लम्स जो है वो नजर आते हैं, कूड़ा कचरा नजर आता है, बीमारियों का घर नजर आता है? गाड़ी सड़कों पे जो है वो निकलो तो आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो है आपको घंटों लग जाते हैं, इतना ट्रैफिक कंजेशन है। तो सिटीज आज के टाइम में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में के मेन सेंटर्स हो रहे हैं ना। यहां पर इंडस्ट्री, सर्विसेज, इनोवेशन बढ़ती जा रही हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण चैलेंजेस भी हम लोग को लगातार देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डिजास्टर्स लगातार हो रहे हैं, भगदड़ के कारण लोगों की मौत हो रही है, फ्लड्स हो रहा है, हीट वेव्स हो रहा है, रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं है जितनी आवश्यकता है, अनप्लान तरीके से आप एक्सपेंड जो है वो कर रहे हो सिटीज को, तो वो भी गलत है ना। कोविड-19 के बाद हमें ये भी समझ में आया कि अर्बन सिस्टम कितना कमजोर है। कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं, हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं थी कि कितने वर्कर्स कहां कहां पर लोकेटेड है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं। तो अर्बन एरियाज इंडिया के क्लाइमेट गोल्स में भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गाइस। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2030 तक जो है वो रिड्यूस करना, नेट जीरो 2070 तक अचीव करना। तो ये टारगेट्स अचीव करने के लिए हमें अर्बन एरियाज पर काम करना जरूरी है, क्योंकि यहीं से तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है, गांव से थोड़ा ना आता है पोल्यूशन। तो आज की रेट की प्लानिंग अप्रोच की बात करें हम लोग, तो हमारी प्लानिंग अभी भी ब्रिटिशर्स के टाइम की है, उसी मॉडल के ऊपर बेस्ड है, कॉलोनियल मॉडल के ऊपर बेस्ड, जहां फोकस सिर्फ जमीन को रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एरिया में डिवाइड करने पर होता है कि कोई एक जमीन है भाई, एक एरिया रेसिडेंशियल के लिए दे दो, एक कमर्शियल के लिए दे दो, बस। और क्या, अब एक और एरिया जो है वो खोल दिया कि चलो फॉरेस्ट्री के लिए दे दो भाई, क्लाइमेट चेंज के लिए है, या आप इंडस्ट्रियल एरिया दे दो। तो पर ये मॉडल जो है वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर कर रहा है कंप्लीटली। मास्टर प्लान्स में हमारे लिमिटेशंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। मास्टर प्लान जो है वो मेनली डिपेंड होता है पॉपुलेशन की प्रोजेक्शंस के ऊपर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के ऊपर, कि भाई बेसिक नीड जो है वो क्या होनी चाहिए, सड़कें कैसी बननी है, ब्रिज कैसे बनने हैं, मेट्रो लानी है नहीं लानी। तो ये मास्टर डेवलपमेंट प्लान्स है, ये की पॉपुलेशन वहां पर कितनी बढ़ेगी तो उसके ऊपर बेस्ड रहता है। इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल लिंकेजेस देखे नहीं जाते कि भाई इकोनॉमिकली कितना फायदा होगा उस सिटी को, है एनवायरमेंट को कितना फायदा नुकसान होगा, सोसाइटी को कितना फायदा नुकसान होगा, ये सब चीजें देखी नहीं जा रही, निगलेक्ट किया जा रहा है इन पूरी चीजों को। फिर इसके अलावा क्षेत्र अधिकार काफी रिस्ट्रिक्टेड है। अर्बन प्लानिंग सिर्फ म्युनिसिपल बाउंड्रीज तक लिमिटेड रहती है, जबकि पेरी अर्बन और रीजनल कॉरिडोर जैसे कि दिल्ली एनसीआर,
पुणे मुंबई की बेल्ट, ये इग्नोर किए जाते हैं। रिजल्ट यही है कि अधिकारी जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसके कारण कई बार आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर फ्लाईओवर को बनने में ही जो है वो डिकेड्स लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं। तो यही कारण है कि गवर्नेंस प्रॉपर नहीं है। तो सिटीज के पास गाइस लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट नहीं होता है, और यही एक चीज है जिसके चलते सिटीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखो लिखा हुआ है, कोई भी लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट जो है वो नहीं है जो लिंक कर सके इंडस्ट्री, सर्विसेज, इनोवेशन को। डेवलपमेंट मोस्टली जो है वो अनप्लैंड एक्सपेंशन के फॉर्म में होता है, बस सिर्फ बढ़ा रहे हैं सिटीज को क्योंकि पॉपुलेशन बसानी है, कोई प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पानी की, वेस्ट की, एनर्जी की, इनके लिए प्रॉपर बजट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। रिजल्ट यही है कि एनवायरमेंट को, इकोलॉजी को, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। क्लाइमेट को तो ध्यान में नहीं दिया रहा, ज्यादातर सिटी प्लान जो है वो इंक्लूड नहीं करते क्लाइमेट एडाप्शन को और डिजास्टर रेजिलियंस को। इसलिए आज की डेट में थोड़ी सी बारिश क्या हो जाएगी, आप देखते होंगे स्विमिंग पूल बन जाता है घर के बाहर, कॉलोनी के बाहर। देखा है कि नहीं देखा है? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है क्लाइमेट और डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए। काफी सारी एजेंसीज एक ही प्रोजेक्ट पर काम करती रहती है, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है वो डिले होता रहता है। सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं कि दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसके लिए अलग अलग अथॉरिटीज होने की वजह से कोऑर्डिनेशन इशू जो है वो बढ़ते हैं कि हर चीज के लिए अलग अलग अथॉरिटी है। कभी पेपर इसके पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है, कभी इसके पास जा रहा है, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा गुरु। तो हमें जो है वो आज की डेट में एक बेहतर विजन पर फोकस करना है। हर सिटीज अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज आइडेंटिफाई करे कि वो सिटीज किसमें अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग वाली सिटी है, लॉजिस्टिक वाली है, आईटी वाली है, इनोवेशन वाली है, और फिर उस हिसाब से प्लान करें। यानी कि अपनी सिटी का एक मेन वो बनाएंगे, हाँ हमारी सिटी इसके लिए जानी जाती है, ये कमर्शियल हब है, ये पॉलिटिकल हब है, ये वो मतलब कुछ भी आप मान लो, आईटी के लिए है, तो उस अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करो। फिर एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, डेटा के ऊपर आधारित प्रोजेक्शंस होने चाहिए, प्रॉपर डेटा, पॉपुलेशन का, हाउसिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। इवन अगर लोग आ रहे हैं तो उनकी इंप्लॉयमेंट पर भी ध्यान दो, सैनिटेशन पर ध्यान दो। सिटीज को जो है वो कॉम्पिटिटिव बनाना जरूरी है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाना जरूरी है कि भाई आजीविका होनी चाहिए सस्टेनेबल की। लोग अगर आ रहे हैं सिटी में, बस रहे हैं, तो उनको जॉब्स मिले, और ऐसा नहीं कि इरेगुलर जॉब्स, रेगुलर जॉब्स मिले। अर्बन प्लान्स में क्लाइमेट एक्शन को शामिल करो, मोबिलिटी को शामिल करो, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो उनको नुकसान ना पहुंचे। बस की, मेट्रो की, इन सब की सर्विसेज होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो फ्लाईओवर्स प्रॉपर बनाओ जिससे कि लोगों का टाइम जो है वो बचे, टाइम बचे, पैसा बचे, प्रोडक्टिविटी में चीजें यूज हो। तो यही हमें सबसे पहले इंटीग्रेटेड अप्रोच को रखना जरूरी है कि जो सिटी जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस को फॉलो करना जरूरी है। आईटी वाली सिटी है तो आईटी के अकॉर्डिंग उसको प्लान करो, क्लाइमेट को ध्यान में रखो, अर्बन गवर्नेंस बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखना। ऑलरेडी जो कानून है उसको उसमें सुधार लेकर आओ, आउटडेटेड टाउन प्लानिंग एक्ट को जो है वो हटाओ, मॉडर्नाइज करो। प्लानर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि वो अलग अलग फील्ड में जो है वो फील्ड को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार करें। एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ होनी चाहिए, टीयर 2, टीयर 3 में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो करो सिटीज में। सैटेलाइट टाउन्स में इन्वेस्टमेंट करो, छोटे छोटे जो टाउन्स हम लोग को बीच बीच में देखने को मिलते हैं शहर से निकलते समय, तो उस पर काम करना जरूरी है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है गाइस जिस पर थोड़ा सा फोकस करेगा। तो 2047 तक हम लोग को अपनी इकोनॉमी को कितने ट्रिलियन डॉलर्स बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 8th सेंट्रल पे कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इस टॉपिक की ध्यान में रखना है, चाहे वो आंकड़ा हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो। यूनियन कैबिनेट ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और पेंशन बेनिफिट्स को रिव्यू करना। अलाउ हो गया भैया। ये कमीशन के चेयरपर्सन का नाम आपको जो है वो ध्यान में रखना है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर सबमिट मतलब उनको करनी है।
और ये स्टेप डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा 50 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनियर्स को, और रिकमेंडेशन 1 जनवरी 2026 से जो है वो लागू हो सकती है। तो ये फैक्ट जो है, स्पेशली इनका नाम, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि 8 सेंट्रल पे कमीशन जो है उसके हेड कौन है, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। अब सुनो मेरी बात। सेंट्रल पे कमीशन गाइस एक डिकेडल एक्सरसाइज होती है, यानी कि 10 साल में एक एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है जो कंडक्ट की जाती है। लिख लीजिएगा, पहला पे कमीशन बना था 1946 को, ये भी लिख लीजिए। और तब से हर 10 साल में एक नया सेंट्रल पे कमीशन जो है वो बनाया जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2025 में सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 8 सेंट्रल पे कमीशन के लिए, और अक्टूबर 2025 में ही, मतलब जो निकला है अभी, इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन के बाद इस कमीशन को जो है वो बना दिया गया। मेजर डिपार्टमेंट्स जैसे कि डिफेंस, होम अफेयर्स, रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये सब इन्वॉल्व है इसमें। इवन स्टेट गवर्नमेंट से भी इनपुट जो है वो लिए गए हैं, क्योंकि पे रिवीजन का फिजिकल इंपैक्ट स्टेट्स पर भी पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पैसा जब जाएगा तो स्टेट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा ही ना। तो ये कहानी, इस चीज थोड़ी ध्यान रखना, ये पूरे फैक्ट्स लिख लो। चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, पार्ट टाइम मेंबर्स प्रोफेसर पुलक घोष आईआईएम बेंगलोर के, मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं। टेन्योर 18 महीने का है, जब से बनी है तब से 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, रिटायर्ड पर्सनल, डिफेंस फोर्सेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉइज, और अगर जरूरत हो तो कमीशन इंटरिम रिकमेंडेशन भी दे सकता है अर्जेंट मैटर्स के लिए, कि पहले ही रिकमेंडेशन दे देगा। और बताइए कि जनवरी 2026 से रिकमेंडेशन शुरू हो सकता है। काम क्या है इसका, तो जो ऑलरेडी पे स्केल, अलाउंसेस, पेंशन के बेनिफिट चल रहे हैं उसको ये डिटेल में देखेगी कि भाई फेयर कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अलग अलग कैटेगरीज के एम्प्लॉइज के बीच में असमानता का आकलन करेगी और करेक्शन कैसे करना है वो सजेस्ट करेगी। कमीशन को एक बैलेंस बनाना होगा एम्प्लॉय वेलफेयर और मैक्रो इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी के बीच में। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, इनको ध्यान में रखकर सस्टेनेबल रिकमेंडेशन जो है वो देनी होंगी। एम है कि पैरिटी मेंटेन करना है भाई, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो है, पीएसयू के एम्प्लॉइज है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोगों को पैसा आ रहा है, तो भाई एक इक्वलिटी मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए तो फिर लोग बाग फिर बोलते हैं कि अरे हमें कम पैसा मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, परेशान होने लगता है। तो ये जो पे कमीशन होती हैं वो इसी के लिए बनाई जाती हैं कि भाई हमें ये चीज भी देखनी है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोगों को फायदा मिल रहा है वैसे ही कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी मिले, बल्कि तो उससे ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, तो ये कहानी है। स्टेट्स पर भी इंपैक्ट पड़ता है भाई। सेंट्रल पे कमीशन के रिकमेंडेशन स्टेट्स के सैलरी स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए कमीशन इवैल्यूएट करेगी कि स्टेट पर कितना फाइनेंशियल प्रेशर है और कैसे जो है वो हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फिर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का बर्डन कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए सेंट्रल पे कमीशन जो है वो सजेस्ट करेगी कि पेंशन ऑब्लिगेशंस को फिजिकली सस्टेनेबल जो है वो कैसे बनाए हम लोग। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर इसका इंपैक्ट भी एनालाइज करेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस इतनी सी चीज बस ध्यान में रखो। वैसे तो इसमें आपको आपके लिए अभी के लिए ये वाले फैक्ट्स हैं जिस पर आपको जो है वो टारगेट करना है, ये वाला और ये वाला, यहां से लेकर जो चीज मैंने आपको बताई है ना, ये वाले 2 पॉइंट्स और ये वाले पूरे पॉइंट्स। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। सिग्निफिकेंस आपको ऑलरेडी जो है पता ही हुआ है यार, इसका महत्व जो है वो क्या है। रिकमेंडेशन सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि अकाउंटेबिलिटी, वर्कफोर्स मोटिवेशन को भी स्ट्रेंथन करता है। एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 से ये इंप्लीमेंट जो है वो हो जाएगा बस। अब भैया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लेना, प्रीलिम्स में आएगा, अमेजॉन फेस क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। ब्राजील के साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है क्लाइमेट टाइम मशीन। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लाइमेट टाइम मशीन प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ब्राजील के साइंटिस्ट के द्वारा। ये मनाउस सिटी है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, उसके नजदीक में ये प्रोजेक्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर में होने वाले
कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स के इंपैक्ट को स्टडी करना कि अमेजॉन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये लिख लो आप कि ये स्टडी करेगा कि फ्यूचर में जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो कितना होने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पे पड़ने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बताया जा रहा है कि 2050-60 तक क्लाइमेट की कंडीशन को जो है वो स्टडी करेगा। ये फैक्ट भी लिख लो। 2050 और 60 में क्लाइमेट किस तरीके का होगा और उसका क्या इंपैक्ट अमेजॉन फॉरेस्ट पे पड़ेगा, तो उसको स्टडी करेगा। बस नाम से जन रहा है अमेजॉन, तो अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए है ये। बस कार्बन डाइऑक्साइड वाला एंगल बस थोड़ा सा ध्यान में रखना और उसका फुल फॉर्म लिख लो, फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट। तो ये डेटा गाइस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो होने वाली है, कहां पर होने वाली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। कई बार बता चुका हूं मैं आपको। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो ब्राजील में होगी भाई, तो ये डेटा जो आएगा ना, ये उसकी पॉलिसी के डिस्कशन में बड़ा हेल्प करेगा। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। साइंटिस्ट जो है वो पूरे इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे और जब आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो स्थिति क्या होगी, तो उस पर भी बात करेंगे। बस और कुछ नहीं है। बाकी फैक्ट तो आपको पता है कि लंग्स ऑफ द प्लैनेट किसे कहा जाता है, अमेजोन को, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने वाली चीजें। ये वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। बाकी सेम चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। बाकी ये सब आंकड़े वगैरह आपको आपके लिए है नहीं। साइंटिफिक प्रोसेस वगैरह का जान के जो है वो क्या करोगे जब यूज ही नहीं होना है उसका, तो ठीक है। पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर। बहुत बेसिक से पॉइंट है। हाई फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग होगी, हर 10 मिनट में मॉनिटर करेंगे। ये ब्राजील यूके पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रेंथन करती है क्लाइमेट साइंस डिप्लोमेसी को। यूके का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अभी तो देखो इसकी रिपोर्ट आने तो फिर और डिटेल में आएगा। तो क्लाइमेट टाइम मशीन ध्यान में रखना आप, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये सुनने वाला टॉपिक है और एक इंपॉर्टेंट भी है। बस इतना पॉइंट इसमें जो दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, आंकड़े भी, क्योंकि खेती किसानी से रिलेटेड टॉपिक है। स्टेट पीएससी कई बार पूछ लेती है। तो यूनियन कैबिनेट ने हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में अप्रूव किया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर राबी सीजन 2025-2026। पहला पॉइंट तो ये लिख लो जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के ड्यूरेशन में ये प्राइस रहने वाले हैं सब्सिडी वाले। और इस पीरियड के लिए पी एंड के फर्टिलाइजर पर सब्सिडी अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया गया है। इस डिसीजन के लिए सरकार ने टोटल 37,952.29 करोड़ अप्रूव किए हैं और ये खारिफ 2025 के कंपैरिजन में लगभग 736 करोड़ ज्यादा है। बस सिर्फ इतना लिख लो, खारिफ के कंपैरिजन में 736 करोड़ रुपए ज्यादा है और ब्रैकेट में लिख लो कितना है इतना। तो राबी सीजन के लिए इतनी सब्सिडी सरकार जो है वो प्रोवाइड कराएगी फर्टिलाइजर्स के लिए। बस किसान को टाइम पर और सस्ते प्राइस में फर्टिलाइजर जो है वो अवेलेबल कराना इसका ऑब्जेक्टिव है और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, इस पर मेनली काम है। बस यूरिया पर सरकार जो है वो फिक्स प्राइस सब्सिडी देती है, जबकि पी एंड के की बात करें फॉस्फेटिक और पोटेशिक इन फर्टिलाइजर्स के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मॉडल फॉलो होता है। ये वाला फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में बात कर लें हम लोग, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंदर आती है। फिक्स सब्सिडी प्रोवाइड कराती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर के लिए और किसानों के लिए अफोर्डेबल हो जाए तो उस पर काम करती है। डिपार्टमेंट का नाम जरूर याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। 37,000 38,000 करोड़ का बजट था ये। ठीक है, ठीक है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के तहत फिक्स सब्सिडी जो है वो की बात जो है वो की गई है एनपीकेएस के लिए। एनपीकेएस का फुल फॉर्म बता दो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। इसमें और क्या लिखना रहेगा आपको, प्राइजेस की वैसे जो है वो आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें दिया है क्या प्राइजेस,
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइस जो है पीएनके फर्टिलाइजर्स में जो 28 ग्रेड्स हैं तो उसको जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड कराती है सब्सिडाइज प्राइस में, और इन्होंने ये स्कीम 2010 में लेकर आए थे, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, उतना डेप्थ में अभी आपको जो है वो जानने की आवश्यकता नहीं, लिखा भी नहीं है यार इसमें, तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर सब्सिडीज के बारे में जो है वो होना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर पर सरकार बहुत पैसे खर्च करती है, बहुत ज्यादा। चलो एनीवेज, इकोनॉमिक्स में आएगा तो उस पर जो है फोकस करना, बाकी अभी के लिए सिर्फ बस ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई है बस वो नोट डाउन कर लो, दैट्स इट। क्लाउड सीडिंग क्या है भैया? क्लाउड सीडिंग का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बारिश गिराने वाली टेक्नोलॉजी। सिल्वर आयोडाइड नाम सुना होगा आपने, ये टॉपिक जनरल स्टडीज का, आप ही बताओ, उसका वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इसका आंसर देने की। तो यस, क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन होती है और जिसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, जिसके थ्रू बारिश करवाते हैं ये लोग। दिल्ली क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट जो है वो ज्वाइंट इनिशिएटिव है दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर का। एक्सपेरिमेंट जो है वो दिल्ली के अंदर हो रहा है, टारगेट किए जा रहे हैं क्लाउड्स को 15 से 20% ह्यूमिडिटी वाले, और प्रोसेस जो है वो मैंडेटरी, प्रोसेस के अंदर 70 से 80% ह्यूमिडिटी का रखना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ 15 से 20% ह्यूमिडिटी वाले क्लाउड पर जो है वो प्रोजेक्ट मतलब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। सिल्वर आयोडाइड जो है वो बेसिकली एक आइस न्यूक्लियस के तौर पर काम करता है कोल्ड क्लाउड्स में, तो इसके बारे में पता ही होगा आपको। सिल्वर आयोडाइड ये कंपोनेंट जो है वो डाल देते हैं और उससे बारिश करवा देते हैं। सिप्रस, बताओ भाई कंट्री का नाम। थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन मेडिटेरेनियन सी आफ्टर सिसिली और सर्दिनिया, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा कैपिटल सिटी जो है इसकी क्या है? निकोसिया। निकोसिया दुनिया की इकलौती डिवाइडेड कैपिटल है जो दो पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में डिवाइडेड है, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस और टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ सिप्रस, नॉर्थ और साउथ में ही अलग अलग। ग्रीस से जो है वो इसको इंडिपेंडेंस मिली थी क्या? ब्रिटेन से मिली थी 1960 में, ब्रिटेन से, ग्रीस से नहीं। और डिवीजन जो है वो टर्की के साथ हम लोग को देखने को था, क्योंकि टर्की ने जो है वो इन्वेट कर दिया था इसको, उसके बाद फिर ये अलग हुई 1974 में, टर्की से अलग हुई, बट एक्चुअली में इसको इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से मिली थी, ग्रीस से नहीं। फिर इसके अंदर जो माउंटेन है, बिल्कुल सही, ओलंपस माउंटेन हम लोग को देखने को मिलता है, ट्रूडोज माउंटेन्स पे लोकेटेड है ये माउंट ओलंपस, जो उसकी हाईएस्ट पीक है सिप्रस के अंदर। ठीक है, और ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर देने की, और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो। अब मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद, जय श्री महाकाल।